Chair, so I rise to congratulate the Finance Minister on a fourth consecutive speech. A budget 4 in a row is a new mantra, as they say in cricket. 4 in a row is a new mantra. Hat-trick is over now. Anyone who bowls and takes 4 in a row is a sure match winner. I hope this would happen even here. But when I heard the Honorable Finance Minister's speech for 90 minutes, the only thing confident I could see was her delivering the speech. Today, with great and a heavy heart, I must tell the Finance Minister that her 90-minute speech has left 90 crore Indians out of her budget. I say this for the following reasons, sir. Because this proclaimed progressive budget has alienated a majority of the poor people. I say this because agriculture, which is the backbone of our country, and Kisan, the ever-burden bearer, which constitutes 60% of the workforce agriculture, contributing 18% to GDP, and out of which, in the entire agriculture, 82% of them are small and marginal farmers, having small holdings of 1 to 5 acres. This Azadi Ka Amrit Mahotsav and entering into Amrit Kal without tangible progressive opportunities to farmers is regressive and Rahu Kal for them. Para 28 of the budget speech of the Finance Minister mentions about the rice and wheat procurement. उसमें बड़े जोर से मैडम ने बताया कि 2,37 लाख crores हमने डायरेक्ट पेमेंट किया 163 लाख फार्मर्स को. जब ये बात आई तो मैं नोटिस किया सर हाउस में कि तालियां कम बजे उसमें. तालियां सिर्फ मैडम के लेफ्ट साइड से थोड़ा बहुत बचा, मगर ओवरऑल हाउस में वो मूड नहीं था. और उसकी वजह ये मैं समझता हूं कि ये साल 2022 was the year of the promise. The promise was to double the farmers' income. इसका मतलब ये है कि तालियां ज्यादा बजते थे अगर आपके अनाउंसमेंट में इंस्टेड ऑफ 2,37 लाख करोड़ अगर आप बताते कि हमने 4,74 लाख करोड़ हमने किसानों को ट्रांसफर किया, तो बात होती थी कि भाई हमारा इनकम डबल हुआ. मगर आप ये बात को मानने को तैयार नहीं है. डबल करने की इच्छा नहीं दिख रही आपके पॉलिसीज में, तो छोटा मोटा चॉकलेट की तरह कुछ पॉलिसीज बताते रहते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल, आपका प्राइम मिनिस्टर किसान प्रोग्राम, तो उसमें आप बताएं कि हम 70,000 करोड़ फार्मर्स को जो है सो हम बांटे, और इसको कहते हैं डबलिंग द इनकम. तो नहीं होता, ये अश्योर्ड इनकम है. अगर आप 4 लाख, जैसे मैं बताया 4,74,000 में आप ये 2,37 लाख करोड़ आप बचाए क्योंकि डबल नहीं किए, और ये 2,37 लाख करोड़ में आपका 70,000 भी अगर हम निकालते हैं तो फिर भी आज ये गवर्नमेंट 1,67,000 करोड़ आप एमएसपी फार्मर इनकम डबल ना करने से सरकार ने ये पैसे बचा लिया है. आप इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट में 10,000 करोड़ इस साल आप कम कर चुके हैं. आपका रीसेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो हमको तेलंगाना एक उदाहरण है कि पैडी प्रोक्योरमेंट में किसान को, तेलंगाना सरकार को कितने कठिनाइयां आपने करवाया कि भाई वी हैड टू कम विद अ बेगिंग बोर्ड. चीफ मिनिस्टर हैड टू कम, रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, plead in the government. Half the cabinet was here, entire MPs were camping here, most of the MLAs were here, just requesting the government कि भाई आप हमारा प्रोड्यूस लेंगे नहीं लेंगे, रबी में आप लेंगे नहीं लेंगे. तो आपका पॉलिसी इतना वेग है कि हमने पूछा कि रबी का प्रोक्योरमेंट आप लेंगे, तो आपने बताया कि आज नहीं, हम मार्च में करेंगे अनाउंसमेंट.
जब किसान का काम शुरू होता है दिसंबर में, आप मार्च में बताने की बात, ये आपका किस तरीके से आपका पॉलिसी है, किस तरीके से किसान खेती को आप देखते हैं। एक छोटा सा मिसाल है, ये कोई स्विगी सर्विस नहीं है कि जब भूख लगा जब खाना मंगाया, क्योंकि किसान को तो टाइम लगता है। ये दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये काम चलते रहती है, और उसका जो है सो आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई इसमें किसान को ये तकलीफ उठाना पड़ा। सब एक असेसमेंट हुआ था, सिचुएशंस असेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मर्स, उन्होंने बताया कि आज के हालात में जो खेतीबाड़ी करता है उसका 40% आमदनी और कम होते जा रही है। और देखिए लाठी पे लाठी किसान पे, इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी आप कम कर दिए, आप करीबन 35 to 40,000 करोड़ आप इस बजट में कम कर चुके हैं। इसमें किसान की तकलीफ और बढ़ेगी। फूड सब्सिडी आपने 80,000 करोड़ कम करे। सेंट्रल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो करीबन 3,596 करोड़ का था, उसको आप कम करके 1,500 करोड़ पे लाए। क्रॉप इंश्योरेंस आपने करीबन 16,000 करोड़ से 15,000 करोड़ पे लाए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 2,700 करोड़ से 1,500 करोड़ तक लाए। और इवन रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च पे सिर्फ 500 करोड़ लगाए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक बेयर दे टेंड टू स्पेंड मोर। सर Reddy ji, your last minute. I'm already the last. No, yes. Your party has given you 8 minutes. और 5 मिनट है सर। 8 minutes. You have completed. 12 minutes I was told, sir. No, 8 minutes is given and 7 minutes is over. Sir. Second speaker is not speaking, he is speaking. Then it is okay. So what is my entire time now, sir? I'm Now doing another 8 minutes you have. another 8 minutes. Thank you, sir. Sir, इसके साथ साथ मनरेगा का डिमांड बढ़ रहा है, बट आपका बजट एलोकेशंस कम हो रहे हैं साहब। आप डिमांड ड्रिवन बोल रहे हैं। जब डिमांड ड्रिवन है तो जो ग्रामीण लेबर है उनको विश्वास, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड करते? जब 1,11,000 करोड़ खर्च हुआ था 2 years बैक, तो आप बताइए इस साल भी हम आपके साथ ठहरेंगे। कम करते जा रहे हैं कि उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। हो सकता है आपके कुछ कारण हो सकते हैं आपका, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि the sheer unemployment pressure in the rural India will force and compel the government to increase the allocation. अगर आपका दिल नहीं मानता बढ़ाने के लिए, मगर वहां की जरूरतें आपको मजबूर करेगा कि आप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ और है ही नहीं इस पे। सर, there was some apprehensions in the government कि भाई ये misuse हो रहा है and it needs to be revamped, या एसेट क्रिएशन ठीक नहीं हो रहा। पहले से करीबन 5-6 साल से केसीआर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कहते आ रहे कि भाई इसको आप एग्रीकल्चर से जुड़ाइए। लिंकिंग अप विद एग्रीकल्चर विल क्रिएट सम रिलीफ फॉर द फार्मर। इट विल ऑल्सो इंश्योर कि आपका मिसयूज की जो आरोप है या एसेट क्रिएशन का जो डाउट है, ये सब अगर किसान के साथ आप मिलाएंगे तो ये सब ठीक होगा, क्योंकि किसान एक ईमानदार है। प्राण जाएगा पर वचन न जाएगा, तो ईमानदार रहेगा, आपका हर एक पैसे का हिसाब किताब आपको वो बताएगा। सो लिंक इट अप विद एग्रीकल्चर इज द रिक्वेस्ट सर। एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपका इनकम डबल करना चाहते हैं तो इसकी ग्रोथ रेट 3.5% नहीं बल्कि 14% एग्रीकल्चर का रहना चाहिए। 14% हो रहा है। तेलंगाना इज एन लाइव एग्जाम्पल। Telangana agriculture is growing at 14%. Here overall is going at 3.5%. And unless you bring it to a reasonable height, the doubling of incomes will only be a mirage, will only be a dream, sir. इसीलिए आज तेलंगाना में जो पहले तेलंगाना बनने से पहले आम लेबर किसान जो दुबई मस्कट नौकरी के लिए जाते थे, वो सब वापस आ रहे। आज आराम से सुकून से उनकी खेती बाड़ी की काम हो रही है और गाँव में बिल्कुल nice livelihood is given to them and a brotherhood is spreading, sir. So para 30 to 35 of the budget speech, the finance minister talks about a lot of private participation in agriculture, private agri-tech players, PPP mode, financial startups, money creation of unicorns. Going by our past experience,
ये बातें देखे तो सुने तो हमको ये डर महसूस हो रहा है ऑनरेबल चेयर कि कहीं से ये 3 एग्रीकल्चर लॉस जो है कहीं बैकडोर एंट्री तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दिस इज एन अप्रहेंशन वी नीड टू क्लियर, क्योंकि द स्लो रिकवरी इन कंजम्पशन is the reduced profitability of agriculture, which squeeze the reduced incomes and demand. The evidence is very clear. आज agriculture का produce का जो percentage rise है वो सिर्फ 5.2 है और other non-agricultures का 11.4% है। और ये मनरेगा का डिमांड बढ़ने का वजह ये है क्योंकि एग्रीकल्चर में मुनाफा नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड ओनर भी लैंड लेबरर बन रहा है। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल। और मैं इस माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस देश को यू हैव टू अश्योर द कंट्री, यू हैव टू अश्योर द फार्मर्स दैट एमएसपी विल रिमेन। और इस आप आजादी का अमृत महोत्सव पर आप ये भी बताइए, आप कहीं आपके प्लान्स बताए उसमें एक जो है सो एमएसपी रहेगा और एमएसपी विल कंटिन्यू टू स्टे। सर, आफ्टर एग्रीकल्चर द नेक्स्ट बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर इज एमएसएमई, और एमएसएमई के बारे में काफी बातचीत हो रही है। सिर्फ 1-2 बात मैं यहाँ दौड़ाना चाहता हूँ कि भाई ये करीबन 6.3 करोड़ एमएसएमईस इस देश में हैं और आप 2 इसके ऊपर धक्के पे धक्के गिरे, एक मैन मेड और एक जो है सो नेचुरल कैलामिटी। मैन मेड था आपका डीमोनेटाइजेशन और आपका जीएसटी। आप देखिए एमएसएमई में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद करीबन 10,000 बिजनेस ओनर्स 2019 में सुसाइड करे और 11,716 suicides were committed in 2020. And the biggest impact of your demonetization as per RBI was on MSME was the demonetization. और आप जो भी remedial steps लिए हैं वो लेट थे और कम थे। अब आप पैंडेमिक के बाद आपने कुछ बताया कि भाई हम इंटरेस्ट लोन विदाउट कोलैटरल देने के वायदा किए, बट माय रिक्वेस्ट इज यू हैव टू लुक एट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट। जब फैक्ट्रीज बंद थे, एक साल बंद थे, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट जो है सो बढ़ते गया, वो आप निकाल दीजिए। और उनके ऊपर फिक्स पावर कॉस्ट था, कारखाना चला या ना चला मगर उनका बिजली का बिल आते गया, वो उसको आप जो है सो ऑब्जर्व करिए। दिस विल बी सम रिलीफ। और एमएसएमई के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी आपने ये बताया कि भाई हम कुछ पैसे देंगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द जीडीपी, सो व्हाई डोंट यू टेक इट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर? The facilities given to infrastructure, long-term learning, etc., should be given to these MSMEs to this hospitality sector, as you've been giving it to the other infrastructure sector. And the other key issue here in Madam Finance Minister's speech was an emphasis on digital, which is very good. Everything digital was a word which came up almost in all the pages. And we appreciate it. Definitely, we change with the times, and you have to. But my agony is, if the same analogy, if the same principle, if the same policy was adopted way back in 2014 or 2015, things would have been much, much better for the country. And a small example for that is the ITIR, the Information Technology Investment Region, which was sanctioned to Hyderabad. You kept it on hold. It was a major, major boost for the country. It was a very creative investment idea where, Chairman Sir, it would have fit into what you call it, your ecosystem, because Hyderabad was also a non-seismic region, less earthquakes. तो उससे अच्छे बड़ा जगह हैदराबाद से जगह बहुत कम है हिंदुस्तान में जहाँ ऐसे इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं, मगर आप कुछ नहीं कर सके। ITIR में काफ़ी आपने लापरवाही की, उसकी वजह से करीबन 53 plus 15, almost 70 to 75 lakh jobs have been lost in the last 5-7 years. So this is something, and of course, not to mention about the revenue and other issues. So when yesterday the Prime Minister, when he mentioned about the bifurcation of AP and Telangana, probably this was something playing in his mind.
This is what seems to be coming out, because what was mentioned by the Honorable Prime Minister yesterday, sir, it is something very, very disturbing for the people, because it is through a lot of struggle. One of the biggest struggles ever witnessed in the history of India was the bifurcation of Andhra Pradesh. Under the leadership of our Chief Minister, KCR Garu, we went through 14 years of struggle to eventually get it. Agar House mein Telangana ka bill pass hua, to pass hua, kyunki House is supreme. Nobody can question the authority of the House. Nobody can question the authority of the chair. Not even the Prime Minister can question the authority of this House, sir. But yesterday, he raised it. Agar aapko takleef hua, bifurcation mein, main पूछना चाह रहा हूं कि कितने बार वो reorganization bill यहाँ पे amendment को आया है? Did you make any amendments in the last 8 years? The demands from Telangana, the demands from Andhra are continuously coming up. But still, you refuse to refer it. You refuse to chair even a single meeting. और वहाँ पे क्या हो रहा है, sir? Please conclude, sir. Sir, just 1 minute. So this is an important thing. I'll just 1 minute. So I'm concluding with one last thing. मैं तो काफी पूछते गया, तो एक छोटा सा मेरे को एक WhatsApp का forward याद आता है कि एक नेता ने अपने दोस्तों को 8-10 लोगों को अपने घर पे चाय पे बुलाया और बोला, भाई मेरे घर में सबसे अच्छा चाय बनती है। तो सबने गए, 10 लोग उम्मीद में कि अच्छा चाय मिलेगा वहां, और जब घर गए और उनके बावर्ची को बोले भैया चाय बनाओ, तो उन्होंने कहा सब 130 सेकेंड्स और चीनी नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं चाय लाओ, और चाय आ गया। तो वो नेता ने कहा देखो भाई ये स्पेशल चाय है, मगर इसमें 1 कप में चीनी नहीं है, शुगर नहीं है, जिसको भी वो कप आएगा वो सबको आज रात में भोजन पे ले जाएगा। तो 8-10 लोग जितने भी बैठे वो सब ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी ने भी कम नहीं किया। तो मैं भी यही कहूंगा कि वेरी स्वीट बजट, बट डू जस्टिस टू आवर रीजन।